चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। भारतीय न्याय संहिता, जिसे हम शॉर्ट में बीएनएस कहते हैं, उसकी धारा 69। आज के इस गहराई वाले विश्लेषण में हम इसी पर फोकस करेंगे। मतलब भरोसे, धोखे और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर जो नई कानूनी सीमाएं तय की गई हैं ना, उन्हें डिकोड करेंगे। यह सिर्फ पन्नों पर लिखा कोई नया कानून नहीं है, बल्कि हमारे समाज में भरोसे की अहमियत को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। धोखे से हासिल की गई सहमति सच्ची सहमति बिल्कुल नहीं होती। जरा सोचिए इस बारे में। एक टूटा हुआ वादा इंसान को अंदर से कितना तोड़ देता है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो जब ये धोखा किसी के शरीर और उसकी गरिमा के साथ किया जाए। हमारा नया कानूनी ढांचा अब इस खास तरह के विश्वासघात को बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले रहा है। अब ये सिर्फ कोई पर्सनल प्रॉब्लम या दुख दर्द का मामला नहीं रह गया है, बल्कि सिस्टम ने इसके खिलाफ एक बेहद सख्त रुख अपना लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं द एनाटॉमी ऑफ डिसेप्शन की, यानी ये धोखे का पूरा विज्ञान काम कैसे करता है और बीएनएस धारा 69 की असल बुनियाद क्या है। देखिए, बीएनएस की धारा 69 सिर्फ शारीरिक बल या जबरदस्ती पर फोकस नहीं करती। इसका सीधा निशाना वो यौन शोषण है जो छल और धोखे का इस्तेमाल करके किया गया हो। तो कानून की भाषा में ये छल कपट या डिसीटफुल मीन्स आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, झूठे वादे करना या धोखाधड़ी के तरीके अपनाकर यौन संबंधों के लिए हाँ कहलवाना, जबकि असलियत में उन वादों को पूरा करने की रत्ती भर भी नियत न हो। इसे एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए कोई बेट एंड स्विच वाले फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हो गया। मतलब किसी को एक बहुत ही शानदार इन्वेस्टमेंट का सपना दिखाया गया, लेकिन पैसे ट्रांसफर करने के बाद पता चला कि भई ऐसा तो कोई इन्वेस्टमेंट प्लान था ही नहीं। बिल्कुल वैसे ही अगर किसी की सहमति ऐसे झूठे वादों की बुनियाद पर ली जाती है, तो कानून की नजर में वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी एक पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी सुनाकर ली गई सहमति कानूनी तौर पर शून्य है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, व्हाट काउंट्स एज डिसीट, यानी कानून के चश्मे से देखें तो आखिर धोखा माना किसे जाएगा। इसके लिए कानून बहुत ही स्पेसिफिक है और शोषण के 3 बिल्कुल अलग अलग तरीकों को क्लियरली डिफाइन किया गया है। पहला तरीका है शादी का झूठा वादा। हमारे समाज में ये बहुत ही आम बात सुनने को मिलती है, लेकिन अब ये एक बेहद गंभीर अपराध बन चुका है। अगर कोई शख्स किसी महिला से शादी करने का प्रॉमिस करता है और उसी वादे के बेसिस पर शारीरिक संबंध बनाता है, जबकि अंदर से मतलब मन में उसका शादी करने का 0% इरादा था, तो अब इसे सिर्फ एक नैतिक गलती या मॉरल फेलिंग मानकर नहीं छोड़ा जाएगा। ये एक प्रॉपर सोचा समझा क्रिमिनल ऑफेंस है। यहाँ एक बात नोट करने वाली है, इंटेंट यानी इरादा सबसे कीमती शब्द है यहाँ। अगर वादा करते वक्त ही उसे निभाने की नियत नहीं थी, तभी वो इस अपराध की कैटेगरी में आएगा। दूसरा तरीका है नौकरी या प्रमोशन का जाल, और ये एकदम सटीक तरीके से दिखाता है कि वर्क प्लेस पर अपनी पावर का कैसे गलत इस्तेमाल होता है। किसी को नौकरी दिलाने या प्रमोशन देने का लालच देकर संबंध बनाना इसी दायरे में आता है। इसे ना एक रिग्ड लॉटरी या फिक्स की गई लॉटरी की तरह समझकर देखिए। किसी को बताया जाता है कि भाई तुम एक बहुत बड़ा इनाम जीत सकते हो। वो इंसान लॉटरी का टिकट भी खरीद लेता है, लेकिन असली सच ये है कि वो इनाम कभी था ही नहीं। यहाँ पर उस फर्जी इनाम के बदले जो एंट्री फीस वसूली गई ना, वो असल में सीधा सीधा शोषण था। और तीसरा तरीका, अपनी असली पहचान छिपाना। अगर कोई व्यक्ति अपना असली नाम, अपना धर्म या फिर ये बात छिपाता है कि वो पहले से शादीशुदा है और इस छिपाई गई या कह लीजिए नकली पहचान के साथ संबंध बनाता है, तो ये भी धारा 69 के तहत एक संगीन जुर्म है। इसे ऐसे सोचिए, जैसे दस्तावेजों की जालसाजी या फॉर्जरी होती है ना, बिल्कुल वैसा। जिस तरह से एक जाली सिग्नेचर किसी भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से खारिज कर देता है, ठीक उसी तरह एक जाली पहचान से हासिल की गई सहमति भी पूरी तरह से रद्द यानी इनवैलिड मानी जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रिक्ट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ, मतलब सख्त कानूनी परिणाम। अगर कोई ऐसा धोखा करता है तो उसके लिए हमारी न्याय प्रणाली ने कैसी सजा तय की है, आइए देखते हैं। 10। जी हाँ, ये नंबर बहुत बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति बीएनएस की धारा 69 के तहत दोषी साबित हो जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये सजा कठोर, जिसे हम रिगरस कहते हैं, या साधारण, दोनों में से किसी भी प्रकार की हो सकती है। और सिर्फ जेल ही नहीं, इसके साथ ही दोषी पर अनिवार्य रूप से भारी आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाएगा। मतलब कानून ने एकदम साफ कर दिया है कि ऐसे मामलों में कोई भी ढिलाई, कोई भी रहम नहीं बरता जाएगा। इस अपराध की सीरियसनेस को समझने के लिए इसकी प्रकृति जानना बहुत जरूरी है। ये कोई ऐसा वैसा मामला नहीं है जिसे यूं ही आपस में सुलझा लिया जाए। सबसे पहली बात, ये संज्ञेय या कॉग्निजेबल है। सिंपल भाषा में कहें तो पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज कर सकती है और बिना किसी कोर्ट वारंट के तुरंत अरेस्ट कर सकती है। दूसरा, ये गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल है। मतलब पुलिस स्टेशन से बेल तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये पूरी तरह से कोर्ट और जज के विवेक पर डिपेंड करेगा कि केस की गंभीरता को देखते हुए जमानत दी जाए या नहीं। और तीसरी सबसे अहम बात, ये गैर समझौता योग्य या नॉन कंपाउंडेबल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोर्ट के बाहर पैसे देकर या कोई और सेटिंग करके मामले को रफा दफा नहीं किया जा सकता। ये तीनों चीजें मिलकर ये पक्का करती हैं कि न्याय प्रणाली तुरंत और बेहद सख्त एक्शन ले। अब आते हैं एक बहुत ही लॉजिकल सवाल पर, बीएनएस 69 बनाम पुराने रेप कानून। चलिए समझते हैं कि इन दोनों में एक्चुअल कानूनी डिफरेंस क्या है। अक्सर ये सवाल दिमाग में आता है कि भाई जब पहले से कानून थे तो इस नई धारा की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, पहले ऐसे मामले पुराने कानूनों यानी आईपीसी की धारा 375 या 376 के तहत आते थे। अब इससे होता ये था कि अदालतों में अक्सर कंफ्यूजन वाली स्थिति बन जाती थी।
लेकिन अब इन दोनों के बीच एक एकदम क्लियर कट कानूनी लाइन खींच दी गई है, जहां एक तरफ पारंपरिक बलात्कार कानून मेनली उन क्राइम्स को कवर करता है जो बिना सहमति के या जबरदस्ती शारीरिक बल का इस्तेमाल करके किए गए हों। वहीं दूसरी तरफ बीएनएस धारा 69 ये कहती है कि अगर संबंध जबरदस्ती नहीं बनाए गए बल्कि वो पूरी तरह से झूठे वादे या धोखे का नतीजा थे, तो वो एक अलग और अपने आप में एक बहुत गंभीर अपराध है। कुल मिलाकर ये नई धारा मानसिक हेरफेर और शोषण के खिलाफ एक बहुत ही अचूक और स्पेसिफिक हथियार है, जो पुराने कानूनों के उन सभी लूपहोल्स को बंद कर देती है। और अब द फाइनल वर्डिक्ट, अंतिम फैसला और हमारे समाज के लिए एक मजबूत ढाल। तो इस पूरे डीप डाइव से हमें क्या समझ में आता है? ये नया कानूनी फ्रेमवर्क उन महिलाओं को बचाने के लिए एक बहुत ही सॉलिड ढाल है जो ऐसे लोगों का शिकार हो जाती हैं जो विश्वास का फायदा उठाते हैं और उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। ये एकदम स्पष्ट कर देता है कि बात जब शारीरिक अखंडता और सहमति की हो तो छल कपट या धोखेबाजी की अब कोई जगह नहीं है, जीरो टॉलरेंस है। ये कानून अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि किसी के इमोशंस और उसके भरोसे के साथ खेलना अब सिर्फ कोई बुरी आदत नहीं रही, बल्कि एक पक्का अपराध है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। एक टूटा हुआ वादा आखिर कब एक साधारण सी नैतिक विफलता से एक सख्त दंडनीय अपराध में बदल जाता है? जवाब साफ है, जब कोई वादा सिर्फ एक शब्द ना रहकर किसी की गरिमा के साथ खेलने का हथियार बन जाए, तो न्याय प्रणाली अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगी। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।